बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाजी मुजाहरे को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी लीडरशिप जो है वो इस वक्त दो ग्रुपों में डिवाइड हो चुकी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी कमेटी के इजलास के दौरान जो है रहनुमा एक दूसरे के साथ सख्ती के साथ पेश भी आए हैं, तलख कलामी भी हो चुकी है और अली बिन गंडापुर पर संगीन किस्म के इल्जामात भी लगा चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आईनी जो तरमीम है, बिलखुसूस आईनी तरमीम में साथ देने वाले अरकान पार्लियामेंट को इस वक्त कितने रकम की ऑफर हो चुकी है, ये भी बताएंगे। और इसके अलावा ये जो आईनी जो अदालत है ये किस तरह की होगी, इसमें क्या कुछ होगा, इसकी जो मुकम्मल तफसीलात है वो आपके सामने रखेंगे और इसकी अहम जो इंफॉर्मेशन है हमने आप तक पहुंचानी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को क्या वाकई अडयाला जेल में इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्ती का सामना करना पड़ रहा है, उनकी सेहत खराब है या नहीं है, इसकी कोई तफसीलात आई है ये भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से बाकायदा ये वाज़ेह अहकाम मिल चुके थे पार्टी के तमाम रहनुमाओं को कि आप लोगों ने सबसे पहले इस्लामाबाद की जानिब मूव करना है, डी चौक में एहतजाज करना है, फिर उसके बाद मुल्क के दीगर शहरों में आप लोगों ने एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला तेज करना है और आप लोगों ने हर जगह में जाकर एहतजाज करना है और लोगों को मोबिलाइज करना है और घरों से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करनी है। ये इमरान खान की जानिब से वाज़ेह अहकाम मिल चुके थे। फिर बानी पीटीआई के हुक्म पर अली बिन गंडापुर ने बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा से एक रैली की शक्ल में इस्लामाबाद आए। जो कुछ हुआ आप बखूबी आगाह हैं और बहुत से लोग सरापा एहतजाज हुए, लेकिन फिर उसके बाद अली बिन गंडापुर ने अचानक एक बहुत बड़े यू टर्न के साथ जो है वो केपी में पहुंच गए। हालात के हवाले से आप बखूबी आगाह हैं क्या कुछ होता रहा और उनके वहां पहुंचने के बाद एहतजाजी मुजाहरे को ख़त्म किया गया। और फिर जो वजीर दाखिला है मोहसिन नकवी की जानिब से डी चौक में बहुत ज़्यादा सख्ती की गई, कई कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और शेलिंग की गई आंसू गैस की, और उसमें बहुत से कारकुनों को ज़दोकोब भी किया गया हमारी मौजूदगी में, हमने खुद भी देखा। और फिर उनको भगाया गया और पूरे इस्लामाबाद को खाली करवाया गया और फिर कहा गया कि इस्लामाबाद में बिलखुसूस इस वक्त जो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास होने वाला है और उसके लिए तैयारियां बिल्कुल उरूज पर पहुंच चुकी हैं और 15 और 16 को इस्लामाबाद पूरा जो है वो बंद किया जाएगा और इस इजलास को कामयाब बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हुआ कुछ यूं कि इस शंघाई ताउन तंजीम इजलास का बताकर अडियाला जेल में भी तमाम कैदियों से मुलाकातों का सिलसिला रोका गया और इमरान खान के साथ भी किसी की मुलाकात नहीं करवाई गई, ना तो वकला की, ना तो उसके डॉक्टर की और ना तो उनके फैमिली के मेम्बरान में से किसी की भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई। यूं इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं के साथ राबिता मुनक़ता हो गया। तो इस्लामाबाद में जो एहतजाज था वो मौखर करने के बाद उसको मुंतशिर जब हो गए तो उसके बाद दोबारा इकट्ठा करना मुश्किल हो गया, क्योंकि अली बिन गंडापुर जो है वो केपी में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के का जो इस वक़्त धरना और फिर वहाँ जो जरगा है उसके हवाले से जो मामलात पेश आए, जो वहाँ शहादतें हुई हैं, उसको लेकर वहाँ मसरूफ़ हुए। फिर उन्होंने वापस आना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा और एक ड्रामाई अंदाज़ में वापस जा चुके थे, तो वो वापस नहीं आना चाह रहे थे। और पार्टी की जो दीगर जो लीडरशिप थी वो एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद डी चौक में वो मंज़र-आम से गायब थे। कारकुन सड़कों पे थे, बहुत ज़्यादा चार्ज थे, बड़े जज़्बाती थे और बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे थे तहरीक इंसाफ के कारकुन, लेकिन लीडरशिप से वो खाली थे और कोई लीडरशिप वहाँ नज़र नहीं आ रही थी। तो हुआ कुछ यूँ कि इमरान खान के साथ भी जब से अडियाला जेल में मुलाकातों से सिलसिला रोका गया, राबिता मुनक़ता हो गया और फिर पार्टी के अंदर अब एक मखसूस जो है वो प्रोपेगेंडा बड़ा आम होने लगा कि आया हमने एहतजाज जारी रखना है या नहीं रखना है। इस पर पार्टी के रहनुमा डिवाइड हो चुके हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ था, उसकी अंदरूनी कहानी आपके सामने हम रख लेते हैं। हुआ कुछ यूँ है नाज़रीन कि ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी कमेटी जो इजलास हो चुका था, उसमें सीनियर जो क़यादत है उसकी जानिब से कहा गया है कि हिकमत अमली के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और उसने बाकायदा सीनियर लीडरशिप ने एहतजाजी हिकमत अमली की मुखालिफत की है। और ज़राए का ये कहना है कि पार्टी में बिलखुसूस चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ और वज़ीर आला अली बिन गंडापुर ने डी चौक में एहतजाज करने की मुखालिफत की है। यानी 15 अक्टूबर को जो एहतजाजी मुजाहरे की जो कॉल दी गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसकी इन्होंने मुखालिफत की है। चेयरमैन पीटीआई ने भी, बैरिस्टर गौहर ने भी,
علی ابن گنڈاپور نے بھی اس کی مخالفت کی ہے اور بیرسٹر سیف نے بھی اس کی مخالفت کی ہے کہ ہمیں یہ احتجاجی مظاہرہ فی الوقت نہیں کرنا چاہیے۔ اب انہوں نے وجوہات میں سے یہ بھی بتایا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے تو مناسب نہیں ہے یہ احتجاج کرنا، انہوں نے کہا کہ فی الحال نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسری جانب جو ہے حماد اظہر، سلمان اکرم راجہ اور خالد خورشید، جن کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ڈی چوک میں احتجاج ہر صورت کرنی چاہیے اور انہوں نے اصرار کیا ہے احتجاج کو لے کر۔ اچھا، ذرائع کے مطابق رات گئے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی ابن گنڈاپور کی سلمان اکرم راجہ اور دیگر سیاسی قیادت کے درمیان جو ہے تلخی بھی کافی دیکھنے کو ملی ہے، اور وزیر اعلیٰ نے موقف اپنایا ہے، علی ابن گنڈاپور نے، کہ عمران خان کی صحت سے متعلق اڈیالہ جیل سے پتہ کروایا ہے، اس کے بارے میں پائے جانے والے خدشات درست نہیں ہیں، کیونکہ عمر ایوب نے ان کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ان کی صحت کا کہ یہ ایشوز کا سامنا ہے، لائٹیں بند ہو چکی ہیں، یہ وہ، مطلب جو انہوں نے عمران خان کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا تھا، اس پر باقاعدہ واضح طریقے سے علی ابن گنڈاپور نے کہا کہ ہم نے پتہ کروایا ہے، ایسا کوئی ایشو انہیں نہیں ہے۔ اور وزیر اعلیٰ علی ابن گنڈاپور نے کہا ہے کہ ڈی چوک میں احتجاج کرنے کا انہوں نے مخالفت بھی کی ہے، اور مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی کے پاس فنڈز کی کمی ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ احتجاج کے لیے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک اور دیگر مد میں اب تک 75 کروڑ کا خرچہ آ چکا ہے یا لگ چکے ہیں اب تک۔ ذرائع کے مطابق علی ابن گنڈاپور نے احتجاج مؤخر کرنے پر اصرار کیا، جس پر بیرسٹر گوہر نے حمایت کی، جبکہ سلمان اکرم راجہ، خالد خورشید اور حماد اظہر نے شدید مخالفت کی ہے۔ اور احتجاج مؤخر کرنے کے حوالے سے پنجاب کے صدر حماد اظہر اور وزیر اعلیٰ علی ابن گنڈاپور کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ اس وقت ہو چکا ہے جب پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات کروائی جائے تو احتجاج مؤخر کریں گے۔ آپ کے تو محسن نقوی بڑے قریبی ہیں، بڑے تعلق، بڑے آپ کے ساتھ بڑے رابطے میں ہیں، ان سے ملاقات کی درخواست کر دیں۔ اس پر ان کے دونوں کے درمیان جو ہیں وہ اختلافات بڑھ چکے ہیں۔ اچھا، وزیر اعلیٰ نے پھر سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے دوران عمران خان سے ملاقات کے لیے دیگر ارکان نے بھی شدید دباؤ ڈالا اور ڈی چوک کے احتجاج سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے کور کمیٹی کے اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کور کمیٹی کے اجلاس اتوار کو طلب کرنے کا باقاعدہ کہا گیا ہے۔ تو یوں یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے دو گروپ واضح ہو چکے ہیں۔ ایک وہ گروپ ہے جس میں بیرسٹر گوہر ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ علی ابن گنڈاپور ہے اور دیگر لوگ اس میں شامل ہیں، جبکہ حماد اظہر اور دیگر جو لوگ ہیں بالخصوص پنجاب سے جن کا زیادہ تعلق ہے، ان میں سلمان اکرم راجہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک الگ گروپ بن چکا ہے، دونوں کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پایا جا رہا ہے۔ بالخصوص علی ابن گنڈاپور نے جب ڈرامائی انداز میں چائنا چوک سے وہ جب کے پی ہاؤس پہنچ گئے، کے پی ہاؤس سے اچانک وہ غائب ہو گئے، 24 گھنٹوں کے بعد اچانک وہ کے پی جو اسمبلی ہے وہاں جب نمودار ہو گئے، تو اس معاملے کو لے کر جو بالخصوص حماد اظہر ہو گیا اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہیں سلمان اکرم راجہ، یہ بہت زیادہ نالا تھے اور انہوں نے سختی کے ساتھ اس معاملے پر جو ہے ان کی حوصلہ افزائی یا پھر ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ تو یہ دو گروپ واضح ہو چکے ہیں، اور یہ ایک کہہ رہا ہے احتجاج ہونا چاہیے، دوسرا کہہ رہا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں 11 اکتوبر کو ہوتا کیا ہے، لیکن 11 اکتوبر کو لے کر ہی آج ایک خبر سامنے آ چکی ہے کہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سیالکوٹ میں خواجہ آصف نے کہا ہے کہ 15 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو روکنے کے لیے پوری طاقت کا ہم استعمال کریں گے۔ انہوں نے یہ واضح طریقے سے وہ آج کہہ چکے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومتی اور اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ایک پیج پر آ چکی ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام فے نے ساتھ دینے سے صاف انکار کر لیا ہے، کیونکہ جو مسودہ پیش کیا گیا تھا اس میں بھی کچھ چیزوں پر تضاد پایا گیا ہے، تو اس لیے انہوں نے ساتھ دینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو اب تحریک انصاف بھی ساتھ نہیں دے گی، ممکن ہے، لیکن یہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ اچھا، اگر یہ آئینی ترمیم کامیاب ہو جاتی ہے، اور ہوگی ڈیفینیٹلی، تو اس میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کیسی ہوگی۔ اچھا، اس حوالے سے آج باقاعدہ جو حکومت کا مسودہ جو سامنے آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے، ناظرین ذرا غور سے سنیے آپ لوگ، کہ حکومتی مسودے میں یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ ایک وفاقی آئینی عدالت قائم ہوگی، جس کے پہلے چیف جسٹس کا تقرر صدر پاکستان اور وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کریں گے، یعنی چیف جسٹس کا تعین جو ہے وہ ان کا انتخاب صدر اور وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کریں گے۔
सदर ममलिकत जो है वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर करेंगे, जबकि आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रुर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। और ये कमेटी कौन-सी होगी? ये कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट होंगे, वफाकी वज़ीर कानून होंगे और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे इसमें शामिल होंगे। अब ज़रा सुनिए, मजवज़ा तरमीम में कहा गया है कि आईनी अदालत के जजेस की तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील किया जाएगा, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे और कमीशन में आईनी अदालत के 5 सीनियर जजेस इस पर जो है वो बतौर मेंबर जो हैं वो शामिल होंगे। इसके अलावा आईनी अदालतें चीफ जस्टिस, सूबाई वज़ीर कानून और बार कौंसिल के नुमाइंदे शामिल होंगे। और मजवज़ा तरमीम के मुताबिक जजेस की एहलत के लिए बाकायदा नाम पर मुशावरत के बाद वज़ीर-ए-आज़म मामले को सदर की तरफ भेजेंगे और वफाकी आईनी अदालत के बाकी मेंबरान का तकर्रुर सदर चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। सदर उसके साथ मुशावरत करेंगे चीफ जस्टिस के साथ, और चीफ जस्टिस और जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को भेजेंगे। और मजवज़ा तरमीम के तहत जजेस की उम्र जो है वो 40 साल तक 40 साल 3 उसमें साल जो है वो अदालत के और 10 साल वकालत का तजुर्बा हो जो है वो उसमें लाजमी करार दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये बताया गया है कि जजेस की बरतरफी के लिए वफाकी आईनी कौंसिल कायम की जाएगी और किसी भी जज की बरतरफी की हतमी मंजूरी सदर ममलिकत देंगे। और मजवज़ा तरमीम में कहा गया कि वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकेगा और चारों सूबाई आईनी अदालतों के फैसलों पर अपील वफाकी अदालत में हो सकेगी। और मजवज़ा तरमीम के मुताबिक के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री 3 सीनियर तरीन जजेस पर किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिलखुसूस चीफ जस्टिस के इंतखाब पर 3 सीनियर जजेस में से एक का किया जाएगा। तो ये जो सबसे मोस्ट सीनियर जो जज होता था, जो हमेशा अपना असर चीफ जस्टिस बनने से पहले ही वो दिखाता था, तो वो थोड़ा कम होगा। और इसके साथ इमरान खान की अडालत जेल में जो बिजली बंद करने के हवाले से सहूलियत न मिलने की खबरें थी, उसको बेबुनियाद करार दिया जा चुका है। तो ये थी वो तफसीलात जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।